सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। हम आए हुए हैं लेसन नंबर 1 में समकालीन विश्व राजनीति में। तो इसमें पहला लेसन है शीत युद्ध। तो हमने शीत युद्ध के बारे में पढ़ा कि शीत युद्ध क्या था, ये किन किन देशों के बीच में चल रहा था, तो कब शुरू हुआ। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ 1945 के बाद। तो इसमें मुख्य देश कौन कौन से शामिल थे। इसमें सैनिक जो संगठन बनाए गए, अमेरिका की ओर से कौन सा संगठन था और सोवियत संघ की ओर से कौन सा संगठन था। नाटो है जो वो अमेरिका की ओर से था, कब बनागा 1949 में, 1949 में। सीटो और सेंटो ये किसकी ओर से था, ये था सोवियत संघ की ओर से। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें समाजवाद के बारे में। समाजवाद के पक्षधर कौन था। समाजवाद का पक्षधर था सोवियत संघ रूस। और पूंजीवाद का पक्षधर कौन था, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो नौ उपनिवेशवाद का विरोध किया गया। इसमें सैनिक षड्यंत्र में उनका तख्तापलट हुआ। गुटनिरपेक्षता की प्रकृति बदली और इसमें आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। अब हम इसमें जो भारत जैसे देश थे तो इन्होंने कौन सी नीति अपनाई, गुटनिरपेक्षता की, नॉन अलाइजेंट मूवमेंट की। तो इसमें हम पढ़ेंगे गुटनिरपेक्षता के बारे में कि प्रकृति धीरे धीरे बदली और इसमें आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। बेलग्रेड में हुए सम्मेलन 1961 में आर्थिक मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। सन 1970 के दशक के मध्य तक आर्थिक मुद्दे प्रमुख हो उठे थे। 1970 का जो दशक है उस समय तक आर्थिक मुद्दे थे जो वो महत्वपूर्ण हो चुके थे। इसके परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया। सन 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को चलाए रखने के प्रयास मंद पड़ गए। इसका मुख्य कारण था कि विकसित देशों द्वारा किया जा रहा तेज विरोध। विकसित देश एक सुर में विरोध कर रहे थे, जबकि गुटनिरपेक्ष देशों को इस विरोध के बीच अपनी एकता बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही थी। जो गुटनिरपेक्ष देश हैं उनको अपनी एकता बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी। भारत और शीत युद्ध। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने दो सूत्रों पर अपना भूमिका निभाई। एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को, ये क्वेश्चन आता है, भारत और शीत युद्ध, भारत का शीत युद्ध में क्या भूमिका रही, ये क्वेश्चन है। शीत युद्ध कोल्ड वार के दौरान भारत का, इंडिया का क्या रोल था। तो इसका ये आंसर है, एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखा। दूसरे, भारत ने उपनिवेशों के चुंगल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया। भारत की नीति न तो नकारात्मक थी और न ही निष्क्रियता की। नकारात्मक का अर्थ नेगेटिव और न निष्क्रियता की थी। नेहरू ने विश्व को याद दिला कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। पलायन का अर्थ भागना, कि भाई संसार के जो देश है, संसार में जो चल रहा है उससे दूर भाग जाना। इसके विपरीत भारत शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंद्विता की जकड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने की कोशिश की और इस तरह उसने इन मतभेदों का पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से रोका। भारत के राजनयिकों और नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौर के प्रतिद्वंद्वियों के बीच संवाद कायम करने तथा मध्यस्थता करने के लिए हुआ। मिसाल के तौर पर 1950 के दशक के शुरुआती सालों में कोरियाई युद्ध के दौरान, यहाँ ये याद रखना कि भी जरूरी है कि भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य सदस्यों को भी ऐसे कामों में संलग्न रखा। शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की जो अमेरिका तथा सोवियत संघ के खेमे में नहीं जुड़े थे।
नेहरू ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्रकुल के ऊपर गहरा विश्वास जताया। राष्ट्रकुल का अर्थ कॉमन जो वेल्थ, अब भी जो कॉमनवेल्थ के गेम होते हैं उसमें एक अपना संगठन बनाया जो शीत युद्ध को ख़त्म करने में सही पर उसकी जगह ढीली करने में ही सकारात्मक भूमिका निभाए। कुछ लोगों ने माना कि गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीयता का एक उदार आदर्श है, लेकिन यह आदर्श भारत के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता। ये बात ठीक है कि गुटनिरपेक्षता की नीति ने कम से कम दो तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया। पहली बात तो यह है कि गुटनिरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका हित सत्ता होता, न कि महाशक्ति और उनके खेमे के देशों का। दूसरे, भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे। भारत ने ये नीति अपनाई, अगर एक महाशक्ति उससे के खिलाफ जाती है तो दूसरी महाशक्ति उसके पास आ जाए। अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता था। दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर न तो बेफिक्र हो सकता था और न ही दोष जमा सकता था। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की कई कारणों से आलोचना की गई। हम यहाँ ऐसी दो आलोचना की चर्चा करेंगे। आलोचकों का तर्क यह है कि गुटनिरपेक्षता सिद्धांत विहीन है। आलोचक ये कहते हैं कि जो गुटनिरपेक्षता नॉन अलाइजेंट मूवमेंट है ये सिद्धांत विहीन है। कहा जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा। सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ ने मॉस्को में 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए। इन देशों ने इस संधि पर मॉस्को के अंदर 1963 में हस्ताक्षर किए। यह संधि 10 अक्टूबर 1963 से प्रभाव में आई। परमाणु अप्रसार संधि NPT, यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एटमी हथियार रखने की अनुमति देती है और बाकी देशों को ऐसे हथियार हासिल करने से रोकती है। परमाणु अप्रसार संधि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन देशों को परमाणु शक्ति से संपन्न देश माना गया जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार अथवा अन्य विस्फोटक परमाणु सामग्रियों का निर्माण और विस्फोटक किया हो। इस परिभाषा के अंतर्गत 5 देश अमेरिका, सोवियत संघ, बाद में रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को परमाणु शक्ति से संपन्न माना गया। इस संधि पर 1 जुलाई 1968 को वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए और 5 मार्च 1970 से प्रभावी हुई। इस संधि को 1995 में अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया। सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ता, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टास्क। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता का पहला चरण सन 1969 के नवंबर में आरंभ हुआ। सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव और अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने मॉस्को में 26 मई 1972 को निम्नलिखित समझौतों पर दस्तखत किए। परमाणु मिसाइल परिशमन संधि, सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिशमन के बारे में 3 अक्टूबर 1972 को प्रभावी हुई। सामरिक अस्त्र परिशमन वार्ता, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टास्क SALT II वार्ता का दूसरा चरण 1972 के नवंबर महीने में शुरू हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव ने वियना में 18 जून 1979 को सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिशमन से संबंधित हस्ताक्षर किए। सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने 31 जुलाई 1991 को सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिशमन और उनकी संख्या में कमी लाने से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर किए। सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, इसमें सामरिक रूप से घातक हथियारों को सीमित करने और उनकी संख्या में कमी करने से संबंधित है। इस संधि पर रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन और अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने मॉस्को में 3 जनवरी 1993 को हस्ताक्षर किए।
कक्षा इसमें